मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीना ही हुआ था और इन 2 महीने में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी, उसने तो मेरे होश ही उड़ा कर रख दिए थे। कहाँ मैं शहर की रहने वाली पढ़ी-लिखी लड़की शादी करके यहाँ गाँव में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था कि यहाँ मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुज़रेगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन-सहन और तौर-तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा जेठ तो तौबा तौबा, उसे देखकर ही मेरा वजूद कांप जाता था। पूरे खानदान में उसके जैसा मर्द शायद ही किसी ने देखा होगा। जेठानी तो अपने पति की दीवानी थी। उसका बस चलता तो जेठ को कमरे से बाहर कदम भी रखने न देती। उनका बांस जैसा लंबा कद और फिर पहलवानों जैसी ताकत और शरीर। जब पहली बार जेठ को देखी तो मुझे यही लगा कि जैसे उनका शरीर है, यकीनन पहलवानी करते होंगे। मगर मेरे पति का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा तो उनको कुछ और काम नहीं है। शादी के 2 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा जेठ मेरी जिंदगी को मुश्किल करता जा रहा था। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, क्योंकि मुझे अपने जेठ का अपने सामने होना बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस करने पर मजबूर कर देता था। वो अक्सर बाहर बरामदे में ही बिना कमीज के पूरे बरामदे में दनदनाते फिरते रहते थे और ये चीज़ मुझे बहुत नागवार गुजरती थी। मैं गांव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैं शुरुआत से ही शहर में रहती थी। एक रोज का ही दिन था। घर में सिर्फ मैं और मेरा जेठ ही मौजूद थे। इत्तेफाक से मेरे पति काम से थोड़े देर से आने वाले थे और मेरी जेठानी अपनी माँ की यहाँ गई हुई थी। मैं किचन में आराम से खाना बना रही थी। जेठ मुझे टकटकी लगाए हुए देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने अपना दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर रखा हुआ था और बेध्यान से ही मैं काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है। जेठ भी अपने कमरे में मौजूद है, इसीलिए गर्मी होने की वजह से मैंने दुपट्टा अपने बदन से हटा दिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अचानक ही मुझे अपने जिस्म पर किसी की आंखों की तपिश महसूस हुई, तो मैं बेसाख्ता ही पलटी और सामने अपने जेठ को बिना कमीज के देख मैं एकदम ही बौखला गई। मेरे हाथ में कांच की बाउल थी, जो हड़बड़ाने की वजह से जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज से मेरे जेठ भी होश की दुनिया में लौटे और गड़बड़ा कर वहां से चले गए। मुझे उनका ये अंदाज ठिठकने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती थी, पर अब उनका ये अंदाज मुझे डर का एहसास दिला रहा था। मैंने फौरन ही अपना दुपट्टा अपने गर्दन पर लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात को मेरे पति आ गए थे और जेठानी भी घर आ चुकी थी। मैं अपने पति के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात की आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैं अचानक ही हड़बड़ा कर उठी और अपने पति की तरफ देखा, तो वह गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अपना वहम महसूस हुआ और मैं वापस ही करवट बदलकर सो गई। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और चारों तरफ निगाहें घुमाने लगी। अचानक ही मेरी निगाह खिड़की की तरफ पड़ी और ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे जेठ आधी खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहे थे और उनकी नजरें मेरे वजूद पर ही थी। मैं बहुत डर गई थी। जैसे ही मेरी नजरें उनकी निगाहों से मिली तो वो फौरन ही खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत ही हैरानी में डाल रहा था। शादी के 2 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज उनकी 2 बार ये हरकत मुझे डरा गई थी। मैं इस बारे में अपने पति को बताना चाहती थी कि आपका भाई मुझे अच्छी नजरों से नहीं देख रहे, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने पति को बताना सही नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई, कहीं उनको बुरा न लग जाए, क्योंकि वो उनके भाई हैं और बड़ा भाई तो वैसे भी बाप की जगह होता है। और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहस मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब यही कह रहे थे कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी कहती तो सब यही कहते कि शहर से आई है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो अपनी बड़ाई का और शहर में रहने का रोब झाड़ रही है। मैं यही बातें सोच कर सारी चीजों को एक साइड कर दी और दरवाजा
और खिड़की अच्छे से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो सब लोग ही जागे हुए थे। मेरी जेठानी की एक बेटी थी जो अभी सिर्फ 8 साल की थी। मेरी जेठानी जल्दी-जल्दी उसको स्कूल भेजने के चक्कर में थी। मैं भी किचन में दाखिल हो गई और अपने पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। जेठानी बहुत मिलनसार स्वभाव की थी। वो मुझे इधर-उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में एकदम से ही ख्याल आया, क्यों न इस बारे में मैं अपनी जेठानी को बता दूं। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वो जेठ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर मेरी ये बात उसको बुरी लग गई तो हम दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाएगा और मैं घर का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैं खामोश रहना ही फिलहाल के लिए सही समझा और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद ही पति और जेठ जाग चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगा दिया और उनके पास ही बैठ गए। मैं इस तरीके से बैठी थी कि मेरा पति और जेठ आमने सामने टेबल पर बैठे हुए थे और मैं उनके बीच वाले हिस्से में बैठी हुई थी और मेरी जेठानी भी मेरे सामने बैठी हुई थी। टेबल चकोर हिस्से में लगा हुआ था। अचानक ही बात करते करते मेरे जेठ ने मेरी रान पर हाथ रख दिया। उनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। मैं फौरन ही उनसे दूर हुई और अपने पति के करीब होकर बैठ गई। वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई बात न हुई हो। मेरे पति ने भी मुझे आंखें दिखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया, जबकि मेरी निगाहें मेरी जेठानी की आंखों से मिली। मैं देख सकती थी ये मंजर उसकी भी आंखों से छुपा नहीं था। हम लोग एकदम से चुप हो गए थे। थोड़ी देर में ही खामोशी से नाश्ता किया गया और वो दोनों चले गए। मुझे अब अपने आप को बिल्कुल भी महफूज नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नजरों को अच्छी तरह उठते हुए महसूस कर लेती है कि वो किस तरीके की नजरें हैं। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा जेठ मुझ पर गंदी निगाहें रखता है। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे जेठ की बदतमीजी बढ़ती चली जा रही थी। ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। बस अपने पति और जेठानी से इसीलिए इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी कि अगर मैं उन दोनों से कुछ बात करूंगी तो वो लोग समझेंगे कि मैं अपने जेठ पर इल्जाम लगा रही हूँ। और वैसे भी गांव के लोग हैं, उल्टा ही मतलब ले जाते हैं। मैं घर का माहौल बिल्कुल भी किसी भी तौर पर खराब नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैं खामोश रह गई। मेरा पति गांव से थोड़े दूर काम करता था। एक रात अचानक ही उनका मेरे पास फोन आया और कहने लगे, चारू, फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर एक पल के लिए मैं सहम गई और मैंने फौरन कहा, प्लीज आप घर आ जाओ ना। न जाने क्यों मुझे एक डर सा महसूस हो रहा है। अपने आप में बिल्कुल महफूज नहीं कर रही हूँ, जबकि मेरी जेठानी घर के अंदर ही मौजूद थी। ये बात सुनकर मेरे पति मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, घर पर सब लोग मौजूद है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है चारू। खाना वगैरह खाकर सो जाना, मेरे लिए आज आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पति ने तो साफ शब्दों में मुझे बोल दिया था कि आज मैं किसी भी तौर पर घर नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और खाने पर जब उनका जिक्र हुआ तो मैंने अपनी जेठानी को बता दिया कि आज सूरज घर नहीं आ पाएंगे। ये बात सुनकर मेरे जेठ के चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी जो मेरी आंखों से बिल्कुल भी छुप ना सका था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोली और खामोशी से खाना खाकर कमरे के अंदर चली गई। ये शादी के बाद मेरी पहली रात थी जो आज अपने पति के बगैर गुजर रही थी और आज ही मुझे अपने आप को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया था। पहले की बात और थी, लेकिन जब से मेरे जेठ की निगाहें मुझ पर बदली थी तब से ही मैं खुद को बिल्कुल भी महफूज इस घर में तस्वुर नहीं कर पा रही थी। यही सब सोचते सोचते न जाने मेरी किस पहर आंख लग गई, मुझे मालूम ही ना हुआ। और रात की आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेड पर कोई बैठा हुआ हो। मैं समझी शायद मेरे पति आ चुके हैं। मैं फौरन ही उनके बाजू से लिपट कर उनके सीने पर सर रख कर सो रही थी। लेकिन आज मुझे उनका शरीर कुछ ज्यादा ही बड़ा सा महसूस हुआ था। मुझे किसी अनहोनी का अंदाजा हुआ, इसीलिए मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और जैसे ही मैंने सामने लेटे हुए बंदे को देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं फौरन ही उनसे झटके से दूर हुई, क्योंकि वो इंसान मेरा पति नहीं बल्कि मेरा जेठ था। उनके हाथ में एक नाइटी थी। वो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो अचानक ही मेरे नजदीक हो गए और कहने लगे, अरे
तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? मैं भी तुम्हारे पति जैसा ही तो हूँ। मेरे करीब आओ ना। उनकी ये बातें मुझे बहुत ज्यादा डरा गई थी। उनका अंदाज बहुत ही अजीब था। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं शोर मचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हलक में आवाज भी ना हो। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और टकटकी बांधे अपने जेठ को देख रही थी। अचानक ही मेरे जेठ मुझसे गलत गलत बातें करना शुरू कर हो गए थे। वो कहने लगे कि तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज अगर सूरज घर पर नहीं है तो हम दोनों को आज की रात का फायदा उठाना चाहिए। मैंने तुम्हारी भाभी को नींद की गोलियां दे दी है। वो सो चुकी है। अब हम दोनों आराम से अपनी रात को रंगीन कर सकते हैं। मुझे जो भाभी का आसरा था, जब पता चला उनको भी नींद की गोलियां देकर सुलाया है, ये सुनकर मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए शहर से ये नाइटी लेकर आया हूँ। जाओ, ये पहन कर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम कैसी लग रही हो। तुम शर्मा क्यों रही हो? शहर की लड़कियां तो बेबाक होती हैं। अरे, वो तो खुशी खुशी ऐसे कपड़े पहनती है। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैंने काले रंग की नाइटी लाया, क्योंकि तुम्हारे गोरे गोरे बदन पर काले रंग बहुत जचेगा। ये बहुत बात सुनकर मेरे हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से कांपने लगे थे। उनकी गंदी नजरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थी। मैंने खुद में हिम्मत जमा की और वो जो मेरे हाथ पकड़कर धीरे धीरे सहला रहे थे, मैंने फौरन ही उनको खुद से दूर झटका और बेड से उतरकर थर थर कांपने लगी। मेरा वजूद पसीने से सराबोर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं चीखती चिल्लाती तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मेरी भाभी को वो नींद की गोलियां दे चुके थे, यानी उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। यही सब कुछ सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो अचानक ही मेरी जेठ ने मुझे दबोच लिया और बेड पर फेंक दिया। और अचानक ही उन्होंने अपनी कमीज। मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद के मुताबिक हुई थी। मैं इस शादी से बहुत नाखुश थी, क्योंकि मैं गांव में शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि मैं शहर में रह रही हूँ, मैं शहर वाले ही लड़के से शादी करूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी थी और मेरे पति से मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी थी। पहले पहले तो मैंने बहुत शोर मचाया था, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप की खुशी इस रिश्ते में देखी तो अच्छी बेटियों की तरह मैंने खामोशी से सर झुका लिया था। शादी हो जाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी जेठानी से मिली थी। वो औरत बहुत अच्छी औरत थी, उसका रवैया बहुत अच्छा था। अगले दिन मैंने सबसे अच्छी चीज वहाँ की ये देखी थी कि वहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून था, लेकिन वहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी बातों का बहुत ही अलग ही मतलब निकाला जाता था। औरतों को लेकर तो बहुत ज्यादा सख्ती थी। मेरी जेठानी अपने पति से बहुत डरती थी, लेकिन मैंने एक चीज नोट की थी कि वो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी। ये सब चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी ये चीज मुझे बेजार भी कर देती थी। शादी के 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अपने जेठ को नहीं देखा था। मेरा सामना उनसे अचानक ही हुआ था और उनको देखते ही मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई थी। वो इंसान देखने में बहुत ही मजबूत जिस्म का था, जबकि मेरा पति इतनी मजबूत जिस्म का मालिक नहीं था। और मैंने ईश्वर का शुक्र अदा किया था कि मेरा पति इतने ज्यादा मजबूत जिस्म का मालिक नहीं है। मैंने एक बात नोट की थी कि मेरा जेठ मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गया था। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने जेठ से कतराती रहती थी। वो बेधड़क बिना कमीज के धोती में पूरे बरामदे में घूमते थे। ये सब चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैं घर में अपने माँ बाप और भाइयों को कि कभी इस तरीके से बेलिबास में नहीं देखा था, इसीलिए मुझे अपने जेठ का ऐसे आधे कपड़े में होना बहुत बुरा लगता था। मैं अपने आप को बहुत छुपा कर रखने की आदी थी, लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती ये हुई थी कि मेरे जेठ ने मेरे जिस्म के उभार को देख लिया था। मैं बिना किसी की भी परवाह किए बगैर बिना दुपट्टे के पसीने से सराबोर हालत में किचन में काम कर रही थी, और उस वक्त ही उन्होंने मेरे जिस्म के खूबसूरत अंगों को, जो सिर्फ मेरे पति के लिए थे, वो देख चुके थे। और उसके बाद से ही उनकी नीयत मुझ पर खराब हो गई थी, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। और उस दिन के बाद से ही मेरे जेठ के तौर तरीके मेरे साथ बदलने लगे थे। वो अचानक ही मुझे बहाने बहाने से छूने लगे थे। उनकी गंदी निगाहें मेरे जिस्म के आर पार होती रहती थी।
मुझे महसूस हुआ था कि जो मैं दुपट्टे से अपने आप को छुपा कर रखती थी, अब मैंने एक बड़ी सी चादर लेना शुरू कर दी थी। मैंने अपने जिस्म का एक भी हिस्सा उनको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इंसान उसके बावजूद भी मुझे ऐसे घूरता था जैसे मेरा एक्सरे कर रहा हो। एक दिन जब मेरा पति काम से वापस नहीं आया था, तो वो उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मेरे कमरे के अंदर आ गया था और मुझे एक नाइटी देते हुए गंदी-गंदी बातें करने लगा था। मैं फ़ौरन ही वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उस शख्स ने मुझे दबोच लिया था और बेड पर फेंक कर अपनी कमीज़ उतारने लगा था। ये सब कुछ मेरे लिए किसी कयामत के मंज़र से कम न था। मैं किसी भी तौर पर अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन ये मेरे लिए अब मुमकिन साबित नहीं होने वाला था। वो शख्स देखते ही देखते अपनी औकात पर आ चुका था और मुझे बेपर्दा कर कर मुझ पर हावी हो गया था। मैं तकलीफ के मारे रो रही थी, तड़प रही थी, उसकी मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, ईश्वर के लिए मुझ पर रहम करो। लेकिन वो इंसान, दरिंदा साबित इंसान, बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा था। मैं चीख कर अपनी जेठानी को आवाज दे रही थी, मगर मेरी आवाज भी दबी दबी थी। तकलीफ के मारे मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसका भारी जिस्म की वजह से मैं उसके नीचे दब गई थी। उसने पूरी रात मुझे निचोड़ कर रख दिया था। मैंने उसके आगे बहुत हाथ जोड़े थे, उसके नीचे से निकलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो आदमी मुझे काबू कर चुका था। सुबह के वक्त तक वो इंसान मुझसे दूर हुआ था और कमरे से भाग गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने जिस्म में जगह जगह दर्द महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म तकलीफ के मारे बुखार के लपेट में आ गया था। अचानक ही मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी तो मेरी चीख निकलने के दर पर आ गई थी। मेरा बिस्तर खून से भरा हुआ था। मैं समझ चुकी थी इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी हालत बहुत दोहरी हो रही थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तकलीफ के मारे मेरा बदन टूटने के दर पर आ गया था, लेकिन मैं अपने आप को इस तरीके से बेबस महसूस नहीं करवाना चाहती थी। मैं एक शहर की लड़की थी, मैं कभी भी दब के रहने की आदी नहीं थी। मैं अभी यही सब चीज सोच रही थी कि जैसे ही मेरा पति घर आएंगे तो उनको उनके भाई के करतूत से आगाह करूंगी कि वो इंसान मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म रात भर करता रहा है। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक ही मेरा पति दरवाजा खोलते हुए अंदर आया, लेकिन मेरी हालत देखकर दरवाजे पर ही रुक गया और पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम बिना कपड़ों में क्यों बैठी हुई हो और ये क्या हालत हो रही है घर की। उसको भी एहसास हो चुका था कि कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ है। मैंने भर्राई हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज से कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई ने किया है, जिसको तुम बाप मानती हो। उस आदमी ने तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारी पत्नी की इज्जत को तार तार कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठूं और उस घटिया इंसान को का मुंह तोड़ दूं जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था, जबकि मेरा पति ये बात सुनकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। ये चीज देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं हैरान होते हुए कहने लगी कि आप मेरी इस बात को सुनने के बाद हंस रहे हैं। आपके भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपको कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो अचानक ही हंसते हुए मेरे बराबर में बैठ गया और कहने लगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर भाई ने तुम्हारे साथ एक रात गुजार ली तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पति का अंदाज बहुत नॉर्मल था। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी ही ये सब कुछ प्लानिंग हो। मैं हैरान रह गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से उठकर चली जाऊं, जबकि मैं अपने पति का चेहरा देखते हुए नफरत भरे अंदाज में मैंने पूछा कि इसका मतलब ये सब कुछ आपका ही किया धरा है? तो अचानक ही सर पीछे गिरकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, हाँ, ये मेरा ही किया धरा है। अच्छा है तुम्हें इन सब चीजों का पता हो गया, और ये आज नहीं अब तुम्हारे साथ हर रोज होगा, क्योंकि हम दोनों भाई अपनी चीज एक दूसरे से बांट कर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम दोनों पत्नियों को भी बांटकर इस्तेमाल करेंगे। ये बात सुनना था कि मेरे जिस्म में एक ऐसी कैफियत पैदा हुई कि मैं अपने आप ही मेरा हाथ उठा और अपने पति के गालों पर गहरी छाप छोड़ गया था। वो मुझे हैरान आंखों से देख रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उन्हें थप्पड़ मारूंगी, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति का सर फाड़ दूं। मैं गुस्से से चिल्ला रही थी, कहने लगी, आपने मुझे लावारिस समझा हुआ है क्या?
कि मैं आपके भाई के साथ रातें गुजारूंगी? आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी। ये बोलकर फौरन वॉशरूम जाने लगी। इस उससे पहले ही वॉशरूम जाती, उससे पहले ही मेरा पति भी मुझ पर हावी हो चुका था और मेरी रही सही सारी बची कुची हिम्मत भी पल में दम तोड़ गई थी। वो दोनों भाई ही जंगली थे, बिल्कुल भी उन लोगों में एहसास नाम का चीज नहीं था। शाम के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरे पास मेरी जेठानी बैठी हुई थी। मैं बिना कपड़ों के बेहाल पड़ी हुई थी। उसकी शर्मिंदा निगाहें और चेहरे को देखकर मुझे समझ आ चुका था कि वो ये सारी चीजों से पहले ही आगाह थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप ये सब कुछ कब से बर्दाश्त कर रही हैं? मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही। कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम्हारा पति तो तुमसे इतना प्यार करता था, उसके बावजूद उसने तुम्हारे साथ भी ये सब करवा लिया। मैंने उसकी बात सुनी और बोली कि इंसान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वो अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आता। यही हाल मेरे और आपके पति का है। मुझे तो हैरत है, जब आपके साथ ये सब कुछ इस घर में हो रहा था तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको चाहिए था कि उन दोनों के खिलाफ आवाज उठाती और ये रिश्ता खत्म करके चली जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन दोनों को बढ़ावा दिया, और जिसका शिकार आज मैं भी हो गई। मेरी ये बात सुनकर मेरी जेठानी कहने लगी, तुम शहर की लड़की हो, तुम्हें ये सब बातें शोभा देती हैं, लेकिन मैं गांव की लड़की हूँ। अगर मैंने ऐसी कोई बात भी की तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा घर तबाह हो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल किया कि उस औरत का मुंह भी मैं थप्पड़ों से लाल कर दूं। ऐसी ही औरतें मर्दों को बढ़ावा देती हैं गलत कामों के लिए। मैं अपनी जगह से उठी और गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रही हो। अगर आप पहले ही इन सब चीजों को रोक देती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। आपकी एक बेटी है, आप अपनी बेटी के लिए ही सही कुछ तो करती। क्यों अपने आप को इन दोनों मर्दों के बीच में बर्बाद कर रही थी? मेरी बातों से जेठानी शर्मिंदा हो गई थी और मेरी जेठानी का सर मेरे सामने शर्म से झुक गया था। मैं अपनी जगह से उठी और वॉशरूम से फ्रेश होकर आई। फौरन ही आकर अपना सामान पैक करने लगी। मेरी जेठानी मुझे देखकर पूछने लगी कि आप ये क्या कर रही हैं? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर आ गई। घर आने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत से सारे सवाल जवाब किए, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि जिसको आपने मेरे लिए चुना था वो एक दरिंदा है और उस दरिंदे ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। थोड़े दिनों के बाद ही मैंने अपने पति से डाइवोर्स ले ली। मैं उस दरिंदे इंसान के साथ बिल्कुल भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी, जिसको इंसानियत के शब्द के बारे में भी ना पता हो। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि मेरी जेठानी ने भी अपनी बेटी के साथ उन दोनों जानवरों से अलग हो गई थी और उसने भी अपने पति से डाइवोर्स ले ली थी। मैंने इस गांव में भी बहुत अच्छे सुलझे और समझदार इंसान देखे थे, लेकिन ये दोनों भाई बिल्कुल ही अलग थे। शायद कम उम्र में ही उनके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी और ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत करीब थे और हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे और अपनी चीज एक दूसरे के साथ बांटते थे। अब उनको यही लगा कि शायद पत्नी भी कोई चीज है, इसीलिए वो पत्नियों को भी आसानी से बांट सकते हैं। लेकिन वो जाहिल दरिंदे इंसान ये नहीं जानते थे कि हम औरतें भी इंसान हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।